सोचो, एक इंसान जिसके पास अपने अगले वक्त के खाने के भी पैसे नहीं है और वो अचानक बाजार जाता है और एक लाल पट्टी वाला बहुत ही महंगा सूटकेस खरीद लाता है। और लोगों से कहता है कि वो विदेश यात्रा पर जाने वाला है। बिल्कुल। अब आम दुनिया इसे क्या कहेगी? पागलपन, है ना? हमारा तर्क कहेगा कि भाई ये इंसान तो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका है। एकदम सही। कोई भी लॉजिकल इंसान यही सोचेगा। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं, तो मनोविज्ञान और जो प्राचीन आध्यात्मिक नियम हैं, वो इसे यूनिवर्स को हैक करने का तरीका मानते हैं। ये एक बहुत ही गुप्त नियम है जिसे आम लोग बिल्कुल नहीं जानते। और मजे की बात यह है कि जो लोग इसे जानते हैं वो कभी वापस उस पुरानी आम सोच की तरफ लौटते नहीं हैं। सही कहा। तो खोज एक्स की इस रहस्यमयी यात्रा में तुम्हारा स्वागत है। आज हम किसी बाहरी सफलता या पैसे कमाने की ट्रिक्स की बात नहीं कर रहे। आज हम उस सीक्रेट डोर यानी उस गुप्त दरवाजे को खोलने वाले हैं जो इंसान के मन की अचेतन गहराइयों में छिपा है। और इस सफर में हमारे पास फ्लोरेंस स्कोवेल शिन के ऐतिहासिक विचार हैं और कुछ बेहद गहरी मनोवैज्ञानिक रिसर्च है जो ये साबित करती हैं कि सफलता कभी बाहर से नहीं आती। मतलब वो सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। ये पूरी तरह से हमारे अंदर बैठे उन डरों, हमारे अकेलेपन और उस अदृश्य मानसिक दीवार के बारे में है जो हमारी असली क्षमता के बहाव को रोके रखती है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी बाहर के हालातों से, समाज से, अपनी किस्मत से लड़ता रहता है, जबकि असली मास्टर की यानी वो चाबी उसके ही मन के किसी अंधेरे कोने में धूल खा रही होती है। यानी हम जिंदगी भर गलत दुश्मन से लड़ते रहते हैं। हाँ। तो इस मानसिक दीवार को समझने के लिए फ्लोरेंस ने अपनी बातों में एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर या कह लो रूपक का इस्तेमाल किया है, जेरिको की दीवार। द वॉल ऑफ जेरिको। प्राचीन कहानियों में ना जेरिको एक ऐसा शहर था जिसके चारों ओर एक बहुत ही मजबूत अभेद्य दीवार थी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। लेकिन आध्यात्मिक मनोविज्ञान में ये दीवार किसी पत्थर या ईंटों से नहीं बनी है ना? एकदम नहीं। ये दीवार दरअसल हमारे अपने नकारात्मक विचारों से बनी है। हमारे दबे हुए गुस्से, हमारी ईर्ष्या और हमारे गहरे डरों से। यही वो दीवार है जो हमारे अपने जेरिको यानी हमारी मनचाही सफलता तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से रोके हुए है। वाह। जब भी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं या खुद को कम आंकते हैं या अतीत की किसी कड़वी याद को सीने से लगाकर रखते हैं ना, तो हम असल में अपनी ही सफलता के दरवाजे पर एक और भारी ताला जड़ रहे होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। ये एनालॉजी मुझे बहुत ही गहरी लगी। देखो, अगर हम इस नजरिए से देखें तो हम अपनी असफलता की इस जेल के सिर्फ कैदी नहीं हैं, हम खुद ही उस जेल के वार्डन भी हैं। हाँ, बहुत गहरी बात है ये। हम हर दिन किसी पुरानी बात का बुरा मानकर या किसी पर गुस्सा करके इस जेल की दीवार में एक नई ईंट जोड़ देते हैं। हम ही दीवार बनाते हैं और फिर हम ही शिकायत करते हैं कि यार दम घुट रहा है, और बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं जो कि बंद है। लेकिन मेरी एक उलझन है यहाँ, जब इंसान सालों तक इस नकारात्मकता को अपना घर मान लेता है तो इस जिद्दी दीवार को तोड़ा कैसे जाए? कोई तो तरीका होगा। इस दीवार को तोड़ने का तरीका बहुत ही हैरान करने वाला है और इसे समझने के लिए हमें जिम टूली की कहानी को देखना होगा। अच्छा। हाँ, उसके पास जीवन को कोसने के लिए हजार बहाने थे। वो अपनी किस्मत का रोना रो सकता था कि समाज ने उसे कुछ नहीं दिया। हाँ। लेकिन उसने अपने अतीत के इस भारी बोझ को ढोला बंद कर दिया। तो अगर वो सड़क पर था और अपनी स्थिति से नफरत करता था तो वो हमेशा के लिए वहीं फंसा रह सकता था। मेरी कैसे कि उसने उस दर्दनाक स्थिति को ही अपना हथियार बना लिया होगा। बिल्कुल यही हुआ। उसने अपनी उसी आवारा जिंदगी को, उन सड़कों के संघर्ष को ड्रामेटाइज किया। उसने अपने काम में अपनी उस खराब हालात में भी दिलचस्पी लेना शुरू किया। वाह। उसने अपनी उसी जिंदगी पर कहानियां लिखनी शुरू कर दी। उसने अतीत का रोना बंद किया और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपनी वास्तविकता को स्वीकार किया। और नतीजा पता है क्या हुआ? वो हॉलीवुड का एक बेहद मशहूर लेखक बन गया। तो फ्लोरेंस स्कोवेल शिन यहाँ क्या कह रही है कि इस सफलता की पहली चाबी है अपने काम में दिलचस्पी लेना। हाँ, और मुस्कुराना। एक चीनी कहावत है कि जिस इंसान के चेहरे पर मुस्कान ना हो उसे कभी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। मुस्कुराहट वो ऊर्जा है, वो रेडियो एक्टिविटी है जो इंसान के डिफेंस मैकेनिज्म को गिरा देती है
और सफलता के गुप्त द्वार को खोल देती है। लेकिन देखो, पुरानी यादों पर मुस्कुराना और भविष्य की असंभव चुनौतियों का सामना करना, ये दो अलग बातें हैं। वो कैसे? होगा कि जिंदगी तुमसे असंभव चीजें मांग रही है, एक ऐसा वक्त जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो। मुझे याद है फ्लोरेंस इसका जिक्र मिस्र की एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी के जरिए करती हैं, बिना भूसे के ईंटें बनाना। हाँ, ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। प्राचीन मिस्र में फराओ नाम का एक बहुत ही क्रूर राजा था। उसने अपने लोगों से कहा कि तुम्हें ईंटें तो बनानी होंगी, लेकिन अब तुम्हें इसके लिए भूसा यानी स्ट्रॉ नहीं दिया जाएगा, जो कि ईंट बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल, तुम्हें खुद जाकर भूसा ढूंढना होगा, लेकिन ईंटों की गिनती कम नहीं होनी चाहिए। ये एक असंभव काम था। अब अगर इसे मनोवैज्ञानिक रूप से समझें तो ये फराओ कोई ऐतिहासिक राजा नहीं है। तो फिर क्या है? ये फराओ हमारा अपना तर्क करने वाला दिमाग है, यानी हमारा अपना इंटेलेक्ट। रुको, हमारा अपना तर्क करने वाला दिमाग ही वो क्रूर राजा है। लेकिन हम तो हमेशा मानते हैं कि हमारा लॉजिक ही हमें बचाता है। ये क्रूर कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा तर्क हमेशा बीते हुए कल के डेटा पर काम करता है। वो सिर्फ वही देख सकता है जो पहले हो चुका है। अच्छा, तो वो नई संभावनाओं को नहीं देख पाता? बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास आज पैसे नहीं है तो तुम्हारा ये फराओ दिमाग तुम्हारे बैंक अकाउंट को देखेगा और कहेगा ये काम नहीं हो सकता। भूसा नहीं है तो ईंटें कैसे बनेंगी? वो हमेशा असंभव की रट लगाए रहता है। तो वो हमें बस डराता है। हाँ, वो इंसान को डराता है और उसे उसी मानसिक गुलामी में बांधे रखता है जहां वो सिर्फ अपनी कमियों को देखता है, अपनी संभावनाओं को नहीं। ये तो एक तरह का मानसिक पैरालिसिस है। जब खुद का दिमाग ही कह रहा हो कि संसाधन नहीं है, आगे मत बढ़ो, तो इंसान इस दिमागी फराव से आज़ादी कैसे पाए? जब सब कुछ फंसा हुआ महसूस हो तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? यहीं पर हमें अपने जीवन का किंगपिन खोजना होता है। किंगपिन? हाँ, लकड़ी काटने वाली लॉगिंग कैंप का उदाहरण लेते हैं। वसंत के मौसम में ना हजारों लकड़ियों के लट्ठों को नदी में बहाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये सारे लट्ठे आपस में बुरी तरह फंस जाते हैं और नदी का पूरा बहाव रुक जाता होगा। एकदम सही, एक बहुत बड़ा जैम लग जाता है। तब मजदूर बाहर से ताकत नहीं लगाते, वे उस एक मुख्य लट्ठे को खोजते हैं जिसके फंसने से ये सब रुका है। उसे ही किंगपिन कहते हैं। अच्छा। जैसे ही वो उस एक किंगपिन को सीधा करते हैं, देखते ही देखते हजारों लकड़ियां एक साथ नदी में बहने लगती हैं। यार, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर हम इसे इंसानी व्यवहार से जोड़ें तो हमारी जिंदगी में वो किंगपिन हमारा कोई बहुत गहरा डर, किसी के प्रति हमारा सालों पुराना गुस्सा या खुद को लेकर कोई हीन भावना होती है। बिल्कुल, वो एक विचार हमारी पूरी जिंदगी की ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है। और हम सोचते हैं कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है, जबकि हमें बस उस एक किंगपिन को निकालना है। और उस फंसे हुए किंगपिन को निकालने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है, वो है अखाड़े का विश्वास, यानी फेथ इन द एरीना। अखाड़े का विश्वास, ये उस आर्मचेयर फेथ से कैसे अलग है जिसके बारे में आजकल बहुत बात होती है? क्योंकि बहुत से लोग तो सिर्फ आराम से बैठकर अच्छा सोचने या विजुअलाइज करने को ही विश्वास मान लेते हैं। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। आर्मचेयर फेथ का मतलब है कि तुम अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठे हो, आंखें बंद हैं और तुम बस सोच रहे हो कि सब कुछ अच्छा होगा। जो कि सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही तुम उस कुर्सी से उठकर असल जिंदगी के अखाड़े में, एरिना ऑफ लाइफ में कदम रखते हो, तुम्हारा सामना समस्याओं से होता है और तुम्हारा वो कुर्सी वाला विश्वास एक सेकंड में टूट जाता है। असली जादू तैयारी में है। तैयारी में? हाँ, जब तुम यूनिवर्स को ये दिखाते हो कि तुम सच में तैयार हो। और यहीं पर वो शुरुआत वाली सूटकेस की कहानी आती है। वो हिस्सा मुझे हमारे सोर्स मटेरियल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। हाँ, द ट्रंक स्टोरी। एक व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाना चाहता था। उसके मन में गहरी इच्छा थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। अब वो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर यात्रा के सपने नहीं देखता रहा। उसने कुछ एक्शन लिया। बिल्कुल, उसने अपने अखाड़े के विश्वास को साबित करने के लिए एक काम किया। उसने जाकर एक लाल पट्टी वाला ट्रंक यानी एक सूटकेस खरीदा, और जब भी वो उस बक्से को देखता, उसे सच में महसूस होता कि वो यात्रा पर जा रहा है। उस बक्से ने उसके दिमाग में एक ऐसी गहरी मानसिक लहर पैदा की कि कुछ ही दिनों में उसे अपने कमरे में समुद्री जहाज के हिलने का एहसास होने लगा।
उसे जहाज के हॉर्न की आवाजें सुनाई देने लगी। वाह, मतलब उसने खुद को पूरी तरह से उस भावना में डुबो दिया। हाँ, और कुछ ही समय बाद अप्रत्याशित रूप से उसे एक बड़ी रकम मिली और उसने वाकई वो यात्रा पूरी की। रुको रुको, मुझे यहाँ थोड़ा पुश बैक देने दो। हाँ, बताओ। ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा रहता है, लेकिन जो हमें अभी सुन रहा है, अगर उसके पास सच में अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो ऐसी तैयारी कैसे दिखाए? वो कोई बक्सा या कोई महंगी चीज क्यों खरीदें? क्या ये खुद को धोखा देना या एक तरह का डिल्यूजन नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन इसे अंधविश्वास या डिल्यूजन समझना हमारी भूल होगी। मनोविज्ञान में इसे लॉ ऑफ एक्सपेक्टेंसी यानी उम्मीद का नियम कहा जाता है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? तुम उसी चीज से जुड़ते हो, उसी के साथ अपनी ऊर्जा मिलाते हो, जिस पर तुम अपना ध्यान लगाते हो। अगर किसी के पास पैसे नहीं है कि वो कोई चीज खरीद सके, तो वो कम से कम दुकानों की खिड़कियों से उन चीजों को देख तो सकता है। वो विंडो शॉपिंग कर सकता है। मतलब उन चीजों के साथ मानसिक रूप से सहज हो सकता है। बिल्कुल। यानी अपने दिमाग के उस हिस्से को, जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसे इस नई सच्चाई का आदी बनाना, ताकि वो उन मौकों को देख सके जो डर की वजह से पहले नजर नहीं आ रहे थे। एकदम सही पकड़ा। जब तुम बार बार ये कहते हो कि मैं ये नहीं खरीद सकता, तो तुम असल में कमी के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहे हो, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब जो लोग बुरे वक्त के लिए पैसे बचाते हैं। हाँ, जो लोग हमेशा ये सोच के पैसे बचाते हैं कि बुरे दिन के लिए काम आएंगे या बीमारी के लिए बचा लेते हैं, वे असल में अपने अवचेतन मन को उस बीमारी और उन बुरे दिनों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बाप रे। वे बुरे दिनों की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जीवन में बुरे दिन ही मैनिफेस्ट होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मानसिक तैयारी करना तो ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें घर से बाहर निकलकर उस वास्तविकता का सामना करना ही पड़ता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। सिर्फ सूटकेस खरीद लेना काफी नहीं है, तुम्हें उस अखाड़े में उतरना होगा। बिल्कुल। और इसी से मुझे लाल सागर को पार करने वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, द रेड सी। लाल सागर का रूपक तुम्हारे जीवन के उस सबसे ठोस, सबसे भयानक डर को दर्शाता है। वो डर जो तुम्हारे सामने लहरों की तरह खड़ा है और तुम्हें लगता है कि तुम इसमें डूब जाओगे। फ्लोरेंस कहती हैं कि तुम्हें अपने इस रेड सी की तरफ निडर होकर चलना होगा। जब तुम डर का सामना करते हुए आगे बढ़ते हो, तो वो लाल सागर अपने आप बीच से फट जाता है और तुम्हें एक सूखी, सुरक्षित जमीन मिल जाती है। मुझे इसमें वो गर्ल स्काउट सूट वाली कहानी बहुत ही कमाल की लगी। ओह, वो कहानी तो अद्भुत है ना? जरा इस परिस्थिति की कल्पना करो। एक लड़की थी जो काफी समय से एक छोटे से कस्बे में रह रही थी। उसका वजन बढ़ गया था और उसके पास अच्छे कपड़े बिल्कुल नहीं थे। आत्मविश्वास बिल्कुल शून्य था उसका। एकदम। और अचानक उसे एक बहुत ही शानदार, महंगी और फैशनेबल जगह से बुलावा आता है। वहां पार्टी में जाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे फिट आती थी, और वो थी एक बहुत पुरानी गर्ल स्काउट की ड्रेस। कोई भी आम इंसान ऐसी स्थिति में जाने से मना कर देता। उसका फराव दिमाग उसे रोक लेता। एकदम। उसका तर्क कहता, अरे लोग क्या कहेंगे, तुम इस पुरानी भद्दी ड्रेस में वहां कैसे जा सकती हो, तुम्हारा मजाक उड़ेगा। जो कि लॉजिकल है। लेकिन वो लड़की डरी नहीं। उसने अपने लाल सागर की तरफ कदम बढ़ाया। उसने वही पुरानी गर्ल स्काउट की ड्रेस पहनी और वहां चली गई। और जैसे ही वो वहां पहुंची, एक अद्भुत चीज हुई। क्या हुआ? उसकी एक दोस्त ने उसका स्वागत किया और कहा कि मेरे पास कुछ बहुत शानदार इवनिंग गाउन और कपड़े रखे हैं जो मैं कभी नहीं पहनती, क्या तुम इन्हें पहनना चाहोगी? और वो सारे महंगे कपड़े उस लड़की को बिल्कुल सही फिट आए। वाह। इसे ही ट्यूशन या इंट्यूशन का जादू कहते हैं। वो लड़की अपने तर्क के डर से नहीं रुकी, उसने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया। तो इंट्यूशन तर्क से कैसे अलग काम करता है? जब हम जिंदगी में दो रास्तों पर खड़े होते हैं, एक फोक इन द रोड पर, तो तर्क हमेशा हमें आने वाले खतरों से डराता है। वो सारी गणित लगाता है कि तुम क्यों फेल हो जाओगे। लेकिन अंतर्ज्ञान वो शांत होता है। वो बस तुम्हें एक दिशा दिखाता है, बिना किसी शोर के। हाँ, एक चुंबक को तुमने कभी परेशान या चिंतित देखा है? वो बस अपनी जगह पर शांत रहता है और लोहे की चीजें उसकी तरफ खींची चली आती हैं। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तुम अंदर से शांत और स्पष्ट होते हो, तो सही लोग, सही मौके तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि इंट्यूशन को सुनो, लेकिन असल जिंदगी में अंतर्ज्ञान की आवाज और हमारे डर की आवाज में फर्क कैसे करें?
कई बार तो हमारा डर ही हमें अंतर्ज्ञान जैसा महसूस होता है। दोनों आवाजें हमारे अंदर से ही आ रही हैं। हम कैसे पहचाने कि कौन सी आवाज सच है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। देखो, डर की आवाज हमेशा जोर से बोलती है, वो हड़बड़ाहट पैदा करती है, वो तुम्हें बताती है कि तुम क्या खो दोगे। मतलब वो हमें पैनिक में डालती है। बिल्कुल। लेकिन अंतर्ज्ञान की आवाज बहुत शांत होती है। वो तुमसे बहस नहीं करती, वो बस एक हल्की सी प्रेरणा होती है जो तुम्हें आगे की तरफ खींचती है। एक हल्का सा हंच। हाँ, और इस उथल पुथल को, इस अंदरूनी लड़ाई को समझाने के लिए जो अगला उदाहरण हमारे सोर्स में है, वो मनोविज्ञान की एक पूरी नई दुनिया खोल देता है। तुमने स्नो वाइट और 7 बौनों की कहानी तो सुनी होगी, स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स। दुनिया की सबसे मशहूर परी कथाओं में से एक है वो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है? जब मैंने इसे गहराई से पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहानी इंसान के दिमाग का, हमारी अपनी साइकोलॉजी का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। सच में? कार्ल जुंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है कि पुरानी परी कथाएं असल में इंसान के अवचेतन मन को समझाने का तरीका है। बिल्कुल। अगर हम इस कहानी के किरदारों को अपने दिमाग के हिस्सों से जोड़ें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। स्नो वाइट की वो क्रूर सौतीली माँ यानी स्टेप मदर कौन है? वो कोई विलन है? वो कोई बाहर का इंसान नहीं है। वो हमारे अवचेतन मन में बैठा हमारा अपना ही नकारात्मक विचार है, हमारा ईगो है। वो सौतेली माँ हर दिन आईने से पूछती है, जो कि असल में बाहरी दुनिया से वैलिडेशन मांगना है। बाप रे, ये तो एकदम सटीक बैठता है हमारी जिंदगी पर, है ना? और जब उसे लगता है कि कोई उससे बेहतर है तो वो डर जाती है, ईर्ष्या करती है। वो हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हमें डरा कर रखना चाहता है, जो हमें हमेशा सीमित सोच में रखना चाहता है। और जब स्नो वाइट उस सौतेली माँ से बचकर जंगल में भागती है और वहां उसे प्यारे प्यारे जानवर मिलते हैं जो उसे रास्ता दिखाते हैं, वो क्या है? वो जानवर हमारे इंट्यूटिव लीड्स है। वो हमारी अंदरूनी आवाजें हैं जो बिना किसी तर्क के हमें सही रास्ता दिखाते हैं और खतरे से बचाते हैं। तर्क उन्हें नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन वो हमेशा हमारी मदद के लिए वहां होते हैं। और फिर वो जहरीला सेब, वो असल में कोई बाहर का जहर नहीं बल्कि वो एक टॉक्सिक विचार है जिसे हम सच मान लेते हैं और एक गहरी मानसिक नींद में चले जाते हैं। एकदम सही। और फिर आखिर में राजकुमार आता है, द प्रिंस। प्रिंस हमारे जीवन का ईश्वरीय प्लान है, हमारी जिंदगी का वो परम उद्देश्य है जो हमें उस गहरी नींद से जगाता है जहां हमें उस सौतेली माँ ने सुला दिया था। वाह। जब हमारा सामना हमारे असली उद्देश्य से होता है तो पुरानी नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये सच में आश्चर्य में डालने वाला है कि कैसे ये पुरानी परिकथाएं, चाहे वो स्नो वाइट हो या द विजिट ऑफ ऑज, ये असल में गहराई से छिपे हुए मनोवैज्ञानिक पाठ हैं। विजिट ऑफ ओज में भी तो कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। विजार्ड ऑफ ओज में डोरोथी अपनी परेशानियों से भागकर एक नई दुनिया में जाती है, लेकिन वहां भी अब वही चुड़ैल और वही परेशानियां दूसरे रूप में उसके सामने आ जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम भागकर अपनी अंदरूनी समस्याओं से कभी नहीं बच सकते। एकदम। जब तक हम अंदर से नहीं बदलते, बाहर की दुनिया हमारे लिए वही पुराने राक्षस पैदा करती रहेगी। तो फिर इन राक्षसों को, इन डरों को काबू कैसे करें? इसके लिए हमें अपने मन में एक पहरेदार बिठाना होगा, एक शीप डॉग यानी भेड़ चराने वाले कुत्ते की तरह। शीप डॉग? हाँ, तुमने देखा होगा कि एक शीप डॉग कैसे भेड़ों के झुंड को नियंत्रित करता है। वो भौंकता नहीं है, वो काटता नहीं है, वो बस उन भेड़ों के सामने दृढ़ता से खड़ा हो जाता है, उनकी आंखों में आंखें डालता है और भटकी हुई भेड़ें अपने आप सही रास्ते पर आ जाती हैं। तो हमारे विचार भी उन भटकी हुई और डरी हुई भेड़ों की तरह हैं जो बस बेतहाशा हर दिशा में भागना चाहते हैं। बिल्कुल। और हम हमेशा उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने शब्दों से, अपने इरादों से एक ऐसा पहरेदार खड़ा कर सकते हैं जो धीरे धीरे उन विचारों को सही दिशा में ले जाए। मतलब खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें अपने ही दिमाग पर चिल्लाने या उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक शांत दृढ़ता की जरूरत है। ये सारी चीजें ना एक ही बहुत गहरे बिंदु पर आकर जुड़ती हैं। अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, सफलता कोई ऐसी भारी चीज नहीं है जिससे जाकर दुनिया से छीनना है या जिसके लिए खून पसीना एक करना है। बिल्कुल नहीं। फ्लोरेंस कोविल्शन के अनुसार सफलता एक तरफा सड़क है, यानी वन वे स्ट्रीट। वन वे स्ट्रीट। हाँ, जहां तुम्हें बस अपनी ही भलाई और अपनी ही सफलता के बराबर पहुंचना है, जिससे वो कहती हैं कैच अप विथ योर गुड,
तुम्हारा अच्छा समय, तुम्हारी मनचाही सफलता कहीं आगे तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। तुम्हें बस अपने डरों को छोड़कर उस तक पहुंचना है। और उस तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन तरीका है दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलना, है ना? एकदम। दुनिया को वैसे मत देखो जैसे डरा हुआ इंसान देखता है, जो हमेशा अपने फराव की आवाज सुनता है। दुनिया को वैसे देखो जैसे एक बच्चा देखता है, एक गहरे आश्चर्य के साथ। लुक विद वंडर। लुक विद वंडर। हाँ, जब एक बच्चा सुबह उठता है तो वो ये नहीं सोचता कि आज क्या बुरा होने वाला है। वो ये सोचता है कि आज क्या नया और अद्भुत होने वाला है। जिस दिन ये आश्चर्य हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, उसी दिन से हमारे लिए सफलता के नए दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगेंगे। एक गहरे आश्चर्य और उम्मीद के साथ दुनिया को देखना, ये सच में जिंदगी की पूरी दिशा बदलने वाला नजरिया है। तो आज की ये गहरी खोज हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाके खड़ी कर देती है। सफलता बाहर के फराव से लड़कर नहीं मिलती, बल्कि अंदर के उस फंसे हुए किंग पिन को सीधा करने से मिलती है। बिल्कुल सही कहा। तो जब आज रात तुम नींद की गहराइयों में उतरो और चारों तरफ एक सन्नाटा हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या तुम अपने दिमाग की उस सौतेली माँ, यानी अपने पुराने डरों, अपनी पुरानी ईर्ष्या और अपनी पुरानी शिकायतों को हमेशा के लिए बाहर निकालकर अपनी सफलता के असली दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हो? क्योंकि वो दरवाजा, वो सीक्रेट डोर कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें मुस्कुराकर उसे खोलना है। खोज एक्स की इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए शुक्रिया। जागते रहो और खोजते रहो।